नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल UKGS स्टडी पॉइंट में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के आदि निवासी। ठीक है, ये अजय राउत की जो उत्तराखंड की इतिहास की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें ये एक टॉपिक है उत्तराखंड के आदि निवासी। ठीक है, आज इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उत्तराखंड के आदि निवासी, ठीक है, इसके जो तथ्य मिले हैं उत्तराखंड को, कौन कौन से जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या लिखा, कोई जो विदेशी यात्री उन्होंने क्या लिखा कि आदि निवासी कौन थे उत्तराखंड के, ये इस चैप्टर में इस बात का डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एक विद्वान थे गिरियर्सन, उनका मत है कि गढ़वाल एवं कुमाऊं के आदि निवासी किरात थे। ठीक है, किरात लोग जो थे ये पूरे उत्तराखंड कुमाऊं और गढ़वाल के आदि निवासी कौन थे, किरात जाति के लोग थे। ठीक है, अब ये तथ्य जो बात कही गई है केवल गिरियर्सन ने ये बात कही गई है कि ये जो किरात हैं ये कुमाऊं और गढ़वाल के आदि निवासी हैं। इसी तथ्य को जो ये किरात लोग थे ये पर्वतीय क्षेत्रों में गंगा घाटियों के निवासी कहे जाते हैं। ठीक है, गंगा घाटियों के निवासियों को कहा जाता था क्या, किरात। किरात लोग जो थे गंगा घाटियों में निवास करते थे। अब जो किरात जाति है इसका वर्णन कई अन्य जगहों भी हमें अन्य जो महाकाव्य थे या काव्य थे उनमें मिला। जो एक विदेशी यात्री थे मैगस्थनीज, उन्होंने भी अपनी रचना में किरात जाति का वर्णन किया है कि उत्तराखंड के क्षेत्र में किरात लोग रहते थे। तो सबसे पहले जो आदि निवासी माने जाते हैं वो किरात माने जाते हैं। कुछ तथ्य और भी मिले हैं, जैसे महाभारत सभा पर्व अध्याय 4 में, वन पर्व अध्याय 51 में, भीष्म पर्व अध्याय 9 किरात जाति के संबंध में सम्मानित वर्णन मिलता है। तो मतलब महाभारत के टाइम पर भी ये माना गया है कि उत्तराखंड में जो किरात जाति थी वही आदि निवासी थी, वही उत्तराखंड में मानी जाती है। उत्तराखंड की आदि निवासी किरात जाति को ही माना जाता है। अब कुछ अन्य इतिहासकार हैं जिन्होंने भी अपनी कृतियों में या अपने महाकाव्यों में इनका वर्णन किया है। जो कालिदास हैं उनकी जो कृति है रघुवंश, उसमें भी जो है किरात जाति का वर्णन मिलता है, निवासियों किरात जाति निवासियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, उत्तराखंड क्षेत्र में। वहीं मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी किरात जाति के किरात भूमि का वर्णन आता है। ठीक है, और बाणभट्ट की जो कादंबरी है उसमें भी मिलता है। बारह मिहिर की पुस्तक है बाराही संहिता, इसमें भी जो है किरात जातियों का उत्तराखंड में निवास होने का जो है साक्ष्य मिलता है। उत्तराखंड में जो साक्ष्य मिले हैं किस चीज़ के, जो किरातों के साक्ष्य, किरात जाति के यहाँ होने के साक्ष्य मिल रहे हैं, उनसे ये प्रमाणित होता है, सिद्ध होता है कि उत्तराखंड के आदि निवासी जो थे वो किरात जाति के लोग थे। ठीक है, ये जितने भी महाभारत या कालिदास या बारामिहिर या बाणभट्ट ने जो भी अपने उपन्यास या रामायण में जो भी अपने ये तथ्य दिए गए हैं उनमें किरातों का वर्णन किया गया है उत्तराखंड क्षेत्र में। तो इससे सिद्ध होता है कि उत्तराखंड के आदि निवासी थे वो कौन थे, किरात जाति के लोग थे। अब इसमें ये कहा गया है कि जो किरात थे यदि वो सप्त सिंधु को उत्तराखंड माना जाए तो किरात भी आर्य जाति के ही थे। अब इनकी जाति का भी पता चल रहा है कुछ तथ्यों से, ये चलता है कि यदि ये सप्त सिंधु मतलब सिंधु के एरिया के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के उत्तराखंड माना जाता है उस क्षेत्र को, तो ये जो किरात लोग थे ये क्या थे, आर्य जाति के थे। इसमें एक तथ्य ये जाति के रूप में आ जाता है, ये पहले कहा गया था जो किरात जाति थे वो आर्य जाति के थे। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो वर्तमान की उत्तराखंड की हरिजन जिन्हें शिल्पकार के नाम से जाना जाता है वो किरातों के ही वंशज हैं। ये बात इसमें ये अजय राउत की बुक में ये बात भी कही गई है कि जो हरिजन उत्तराखंड के हरिजन या शिल्पकार हैं वो किरात जाति के हैं। अब कुछ अलग जो जातियाँ थीं उनमें कुछ इतिहासकारों का अलग मत भी रहा। ठीक है, अब शिव प्रसाद डबराल का मत है कि कोल या मुंड जाति भारत और हिमालय की प्राचीनतम और सबसे पाश्चात्य क्रमशः किरात और उसके पाश्चात्य क्रमशः किरात और खच जातियाँ हिमालय प्रदेश में आ बसी। ठीक है, अब गिरियर्सन का ये मानना था कि सबसे पहले जो थी उत्तराखंड की आदि निवासी किरात थी, लेकिन शिव प्रसाद डबराल क्या मानते हैं, शिव प्रसाद डबराल ये मानते हैं कि कोल या मुंड जाति जो थे भारत और हिमालय की प्राचीनतम जो थी, लेकिन उसके बाद आए कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि उसके बाद जो थे किरात आए, फिर खच जाति जो है उत्तराखंड क्षेत्र में आती है बाहरी क्षेत्रों से। ठीक है,
लेकिन गिरियर्सन इस बात का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पुरानी अगर उत्तराखंड की आदि निवासी है तो वो किरात जाति है। डॉक्टर डबराल के अनुसार कोल उत्तराखंड के आदि निवासी हैं। ठीक है, डबराल इस बात का विरोध करते हैं कि किरात उत्तराखंड के आदि निवासी हैं। वो मानते हैं कि जो उत्तराखंड के आदि निवासियों कोल या मुंड लोगों को, ठीक है, मतलब कोल जाति को उत्तराखंड के आदि निवासी मानते हैं। कौन? डबराल जी। ठीक है, डॉक्टर डबराल। और गिरियर्सन कहते हैं कि जो किरात जाति है वो उत्तराखंड की आदि निवासी जाति है। लेकिन एक समय जब कोल या मुंड जाति उत्तर भारत के समग्र मैदानी प्रदेश में छाई हुई थी, कालांतर में उत्तर भारत में द्रविड़ जाति के प्रसार के कारण उसे दक्षिण के पठार और हिमालय के वन प्रदेश में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, अब ये वो वहाँ से आ गए। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर उत्तर भारत के समग्र मैदानी प्रदेश में छाई हुई थी कोल और मुंड जाति। ठीक है, कोल और मुंड जाति जो थी मैदानी क्षेत्रों से आई थी, वहाँ से वो छोड़ के कहाँ आ गई थी? उन्होंने वन प्रदेश में, हिमालय के वन प्रदेश में शरण लेना पड़ा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? मुंड जाति एक स्वतंत्र जाति के रूप में इस नाम से मध्य के ऊबड़ खाबड़ भागों में आज भी मिलती है। अब ये जो मध्य भारत है वहाँ आज भी ये लोग मुंड जाति के लोग मिलते हैं। लेकिन इससे ये स्पष्ट होता है कि जैसे कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कोल और मुंड जाति थे वो उत्तर भारत के समग्र मैदानी प्रदेश में छाई हुई थी। मतलब मैदानी प्रदेश से ही वो शायद हिमालय प्रदेश की तरफ आई होगी। तो अब ये डबराल तो इस बात को मानते हैं कि जो उत्तराखंड के जो आदि निवासी थे वो कोल थे, लेकिन गिरियर्सन जो किरात की बात करते हैं, लेकिन किरात लोगों का ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसका तथ्य जो होता है ज़्यादा सत्य माना जाएगा। उसमें कहीं से ऐसा नहीं है कि किरात लोग कहीं से आए थे, लेकिन जो ये कोल लोग थे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा छाए हुए थे, वहीं से शायद ये उत्तराखंड क्षेत्र में आए भी होंगे। लेकिन आज भी ये आपको मध्य भारत के आसपास कहीं ना कहीं मिलती हैं। इसमें जो किरात जाति थे वो क्या थे? एक पशुचारक या आखेटक थे। ठीक है, पशुचारक और आखेटक थे किरात जाति के लोग। जो गिरियर्सन मानते हैं कि उत्तराखंड के आदि निवासी किरात थे, वो क्या करते थे? वो पशुचारक थे और आखेटक थे। ठीक है, वह भेड़ पालती एवं काले कंबल की गाती से शरीर ढकते थे। ये इनकी पहचान थी। वो भेड़ पालन भी करते थे और जो काले कंबल होते हैं उससे अपने शरीर को ढकते थे। इस तरह से वो वहाँ पर रहन सहन था उनका। हाथ में धनुष बाण लिए हुए अर्थात कमर में कटार खोस कर वनों में आखेट किया करते थे। जब लघु हिमालय के पठारों में किरात लोगों का पूर्ण प्रसार हो गया था तो कई शताब्दियों के पश्चात पश्चिम में ईरान व अफगानिस्तान में दरद और खस नामक पशुचारक जातियों की टोलियों ने दर्दिस्तान व कश्मीर के रास्ते पूर्व की ओर मध्य लघु हिमालय के पठारों पर आगमन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इससे ये होता है कि जो किरात थे, किरात के बाद जो थे कसम दरक या खस जो नामक पशुचारक थे, ये भी पशुचारक ही थे। ये धीरे धीरे उत्तराखंड की ओर लघु हिमालय से पठारों के आगमन में प्रारंभ हो गए थे। मतलब ये तब उसके बाद आने शुरू हो गए थे। खस जाति भी पशुचारक आखेटक या वीर जाति थी। ठीक है, खस भी क्या थी? ये भी पशुचारक आखेटक वीर जाति माना जाता है इसे। ठीक है, क्योंकि आज भी जो खस उत्तराखंड में है उनको वीर योद्धा ही माना जाता है। अब देखते हैं खस जाति को। इससे पहले जो गिरियर्सन द्वारा किरात जाति को आदि निवासी माना गया और डबराल जी द्वारा कोल या मुंड लोगों को जो था कोल जाति के लोगों को यहाँ उत्तराखंड का आदि निवासी माना। लेकिन धीरे धीरे खस जाति आई। खस जाति ने जो था किरात जाति को बहुत बुरी तरह से यहाँ से हरा दिया था और पूरे हिमालय क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। ये भी जो थे आखेटक थे और पशुचारक थे। ठीक है, और बहुत वीर लोग थे। अब खस जाति के बारे में पढ़ते हैं। खस जाति की इनकी जो पहचान थी, ठीक है, इनका नॉर्मल पहचान जो थी, जो इनका मुखाकृति थी लंबी थी, सीधी एवं ऊंची नासिका, मूछ, दाढ़ी, प्रचुरता, अपेक्षाकृत लंबा आकार और हष्टपुष्ट शरीर होता था। वीर योद्धा थे तो हष्टपुष्ट और अच्छे खासे तगड़े लोग होते थे खस जाति के लोग। खस के बाद आती है शक जाति। ठीक है, शक जाति भी पशुपालक एवं अश्वपालक थे। ठीक है, अश्वपालक और पशुचारक ही थे शक लोग भी। इन लोग जैसे कि पहले किरात जाति के बारे में भी वही, किरात जाति के लोग भी क्या थे? पशुपालक ही थे। और खस जाति के भी और मुंड जाति के भी
और ये उसके बाद शक जाति आई, ये भी कहीं ना कहीं ये थी, इनके भी व्यवसाय वही पशुचारक वाले ही थे। इन लोगों में भी मिस्रवासियों की भांति मृतकों की समाधि में उनकी प्रिय वस्तु रखने की प्रथा थी। अपनी जो मृत समाधि होती थी अपने पूर्वजों की, उन पे जो थे उनकी प्रिय वस्तु को रख दिया जाता था। ऐसी यहाँ पे प्रथा थी, किनके उसमें थी, शक जाति की उसमें थी कि कोई उनका जो कबीले का लोग अगर कबीले का कोई व्यक्ति अगर एक्सपायर होता है तो जब उसे गाड़ दिया जाता था तो वहीं पे उसका प्रिय वस्तु भी उसकी रखी जाती थी। मानो जिस चीज़ को उसकी अच्छी चीज़ होती है वहाँ रखी जाती थी। लद्दाख, लहुल, चंबा, कन्नौर में लिम्पू शू से आगे तिब्बत सीमांत पर स्थित भारत के अंतिम गांव नमंगिया और मलारी तक तब मध्य तिब्बत में ऐसी कई समाधियां पाई गई जिसमें शक समाधि की सी समानता मिलती है। ठीक है, समाधि में वो अब इससे पहचान कैसे करेंगे कि उनकी जो ये प्रिय वस्तु होती थी वो उस समाधि में रखी जाती थी। इससे पता चलता है कि ये शक जाति के लोग थे। ठीक है, ये अलग पहचान है कि वो अपने मृतकों की समाधि उनकी प्रिय वस्तु रखने की प्रथा थी। ठीक, इतिहासकार हैं इतिहासकार श्री राहुल। ठीक है, इतिहासकार श्री राहुल का ये कहना है कि शक मूलतः खसों के वंशज थे। पुरातत्ववेत्ता है कनिंघम, उनका कहना है कि कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर या विराटपट्टन थी जो रामगंगा के किनारे है। जो रामनगर में क्या है, लखनपुर है, वो क्षेत्र को माना जाता है इनकी राजधानी, किनकी, कत्यूरियों की राजधानी मानी जाती है लखनपुर। ये विराटपट्टन जो रामनगर का एरिया, रामनगर में ये स्थान पड़ता है। और यही जो था चीनी एक यात्री थे हुइनसांग ने भी ब्रह्मपुर या लखनपुर का आंखों देखा वर्णन किया है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है चीनी यात्री हुइनसांग आए थे। और जो लखनपुर है रामनगर, वहाँ पे हुइनसांग कब आए थे, 7वीं शताब्दी में आए थे। ठीक है, जो कत्यूरियों की राजधानी रही होगी ऐसा यहाँ पर माना जाता है। जो लखनपुर है उसे कत्यूरियों की राजधानी माना जाता है। और लखनपुर में जो हुइनसांग आए थे वो 7वीं शताब्दी में आए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से कि जो कत्यूरियों की राजधानी है लखनपुर, वहाँ हुइनसांग कब आए थे, तो आए थे 7वीं शताब्दी में। और जो कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी थी वो ढिकुली थी, वो भी रामनगर में ही। ठीक है, लखनपुर भी रामनगर का एक एरिया था जहाँ पे ये माना जाता है कि वहाँ पे कत्यूरियों की राजधानी रही होगी। और हुइनसांग वहाँ आए थे, जो एक चीनी यात्री थे, वो लगभग वहाँ पर 7वीं शताब्दी में आए थे। और एक वहीं से ये बात निकल के आती है कि जो कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी थी वो ढिकुली थी रामनगर में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कत्यूरी वंश की स्थापना एवं इतिहास। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।